तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। 6 नंबर पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ? गॉस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? गॉस लॉ। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ? ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू होता है नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यदि ये एयर में है, मीडियम, इफ मीडियम इज एयर। ठीक है, एंड द नेट फ्लक्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं फ्लक्स को हम? ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल। सो दिस इज द गॉस लॉ। ठीक है, दिस इज गॉस लॉ। अभी इसमें देखो क्या बोल रहा है ये, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल द चार्ज whether inside or outside the Gaussian surface contribute to the electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सारे चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। इज इट ट्रू? all charges whether inside or outside the Gaussian surface contribute to the electric flux। एक चार्ज मान लो बाहर है, एक चार्ज मान लो अंदर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से, 3 अंदर घुसे 3 बाहर निकले। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज? 0। इस क्लोज सरफेस पे इस चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स इज 0, क्योंकि ये बाहर है। अंदर वाले की वजह से देखो, अंदर वाला चार्ज ऐसा है, सो इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स बाहर आ रहा है। ठीक है, सो अंदर वाला, इसके अंदर जो चार्ज होगा उसी से इस क्लोज सरफेस पे नेट फ्लक्स बनेगा। बाहर वाले चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस के अक्रॉस नेट फ्लक्स विल ऑलवेज बी 0। इसीलिए हम जो है लिखते हैं ना क्यू नेट, दिस इज क्यू नेट इनसाइड द क्लोज सरफेस होता है। क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होता है उसकी बात करते हैं अपन। बाहर चाहे कितने भी चार्जेस हो, कहीं पर भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी फ्लक्स लाइन एंटर होगी उतनी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अच्छा, ये बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये तो रॉन्ग है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। क्या ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है क्या ये फ्लक्स? No, it does not नहीं depend. करेगा। मान लो ये फ्लक्स, मान लो ये ज्योमेट्री ऐसा ना हो करके ऐसा होता, तो अभी पहले कितनी लाइन निकल रही थी? 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 लाइन निकल रही है। ठीक है, मान लो ये सरफेस मान लो ऐसा हो गया, उसके बाद भी 6 लाइन निकलेगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। सो बी भी गलत है। सी क्या है? गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्या मतलब हुआ? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट इसको देख लेते हैं। मान लो लेट अस ड्रॉ एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म नहीं है, एंड से दिस इज ए गॉसियन सरफेस। तो वो तो कैसा भी हो, अंदर एंटर कितना किया? 4, बाहर कितना निकला? 4। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी तो हमने जो बनाया था वो नॉन यूनिफॉर्म ही बनाया था। तो गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, Yes. डी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। Yes, this is true. इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ओके, ठीक है, दिस इज ट्रू। व्हाई दिस इज ट्रू? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ जो हम पढ़ते हैं, ये जो लॉ पढ़ते हैं ई डॉट डी एस, ये जो हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये जो पढ़ते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी या उसके पैरेलल होगी।
है ना, परपेंडिकुलर होगी या उसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, दिस ई डॉट डी एस विल बिकम ई डी एस, और ई कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ई कांस्टेंट हो जाएगा तो ई बाहर आ जाएगा और फिर हम इसको डी एस को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमारा एरिया है, यदि मान लो ये स्फेयर होती है, हो जाता है हमारा 4 पाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म होती है, तभी तो हम गॉस लॉ उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, कभी परपेंडिकुलर होती है, कभी पैरेलल होती है, ठीक है। तो electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point, ठीक है। सो डी इज करेक्ट। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। वरुण, ओके, ठीक है। चलो नंबर 7 पे आते हैं। ए कैपेसिटर प्लेट आर चार्ज बाय ए बैटरी विथ वी वोल्ट, कैपेसिटर प्लेट को वी वोल्ट से चार्ज किया, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ओके। हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसको ड्यूरिंग अवर रेगुलर क्लासेस, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को हमने क्या किया, हमने एक बैटरी लगा दी, सो दिस इज द बैटरी, और इससे हमने इसको कर लिया चार्ज, बैटरी का मान लो पोटेंशियल V था, तो इसको हमने कर लिया चार्ज, ठीक है। तो इस पर कुछ चार्ज आ गया है, लेट अस से इस पे चार्ज Q है, और ये चार्ज इसकी कीमत पे आया है, तो यहाँ मान लो चार्ज -Q है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है। अब वो बोल रहा है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हटा दिया, नाउ देयर इज नो बैटरी। अभी हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल V है और चार्ज Q है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। तब इसका क्या होगा, पोटेंशियल का, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, चार्ज तो उतना ही रहना पड़ेगा इसके ऊपर, तो चार्ज तो इससे न कहीं बाहर जा सकता न बाहर से कहीं आ सकता, क्योंकि इसके अब इसके ऊपर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो चार्ज तो जितना है उतना ही रहेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ना है, तो मतलब क्या होगा, बेसिकली पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्ट किया है इसकी वजह से पोटेंशियल कम हो जाएगा, एंड पोटेंशियल विल बिकम V/K, therefore capacitance will be K times Q by V। सो कैपेसिटेंस जो है इसका K टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स पोटेंशियल जो है वो इसका V/K हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसको ऐसा सोचो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मान लो पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी कुछ E, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसके अंदर, पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो है उसमें अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो कम हो गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E/5 हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E/5, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस तो वो की वही है, पहले डिस्टेंस D थी, अभी भी डिस्टेंस वही है, तो V क्या होता है, V होता है E इंटू डी, तो E इंटू डी डिवाइडेड बाई 5, तो ये जो है पहले जितना पोटेंशियल था उसका 1/5 हो गया, तो पोटेंशियल इसका 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो दो पर्टिकुलर केसेस हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे, कि पहले बैटरी से चार्ज कर दिया, उसके बाद बैटरी को हटा दिया, उसके बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, और दूसरे केस में बैटरी को लगा रहने दिया और उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों केसेस में कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है,
एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो हम इसके ऊपर अलग से एक आधे घंटे का एक अलग से एक क्लास ले लेंगे इन दोनों केसेस के लिए, ठीक है। ओके सर। या the best instrument, now we are at question number 8, the best instrument for the, so इसका आंसर था V by K, ठीक है। the best instrument for accurate measurement of EMF of a cell, किसी सेल का EMF मेजर करने का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। Sir, best instrument for accurate measure of EMF of a cell is a potentiometer because it precisely measures the EMF of a cell. Yeah. So potentiometer is the correct या answer. सेल का ईएमएफ नापने के लिए एक्चुअली पोटेंशियोमीटर को ही हम यूज करते हैं, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर के लिए भी अभी हम पोटेंशियोमीटर पे डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो क्या तुम लोग क्या बोलते हो, पोटेंशियोमीटर पे अभी डिस्कस करना चाहिए या पोटेंशियोमीटर पे कोई अलग से क्लास लें एक और? क्या बोलते हो? क्या सर? पोटेंशियोमीटर पे डिटेल में अभी डिस्कस करें या अलग से डिस्कस करें? और सर वरुण, पिछले क्वेश्चन तो अलग से डिस्कस करेंगे तो उस समय पोटेंशियोमीटर भी कर लेंगे। हाँ कर लेंगे पोटेंशियोमीटर डिस्कस। ओके, तो लेकिन तुम लोग याद रखना है ना, क्योंकि ये हाँ। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को हाँ। दोनों बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, जबकि दोनों बहुत इजी हैं, ठीक है। दोनों चीजें बहुत इजी, पोटेंशियोमीटर भी डैम इजी है, मतलब पोटेंशियोमीटर में बच्चे नाम देख के घबरा जाते हैं, बल्कि उसमें है कुछ नहीं, दम नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, देखो मीटर ब्रिज जो होता है ये तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम में आता है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम में आता है। दिस इज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर बेसिकली सेल का वोल्टेज के लिए थोड़ी काम में आता है। ये तो कोई भी मान लो सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो मेजर करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं। डीवीयू आ गया अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये तो सर्किट में यूज होता है, ठीक है। सेल का ईएमएफ नापने के लिए एक्चुअली पोटेंशियोमीटर काम में आता है स्पेशली। और क्या होता है, क्योंकि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, सेल के खुद के अक्रॉस भी ड्रॉप होता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, कि वो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ओके, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मेरे को